नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूं पीसीएस एडुकेयर में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किस प्रकार से एक हवाई जहाज उड़ता है। कोई भी चीज़ अगर आप देखते हैं ज़मीन पर, यदि आप हैं, आप बाइक चला रहे हैं या फिर 4 व्हीलर चला रहे हैं, तो आप ज़मीन पर हैं, आपका एक आधार है जो कि है ज़मीन। तो वहाँ पर आपका एक्सीडेंट होने का संभावना तभी हो सकता है जब आप गलत ड्राइविंग कर रहे हो, रैश ड्राइविंग कर रहे हो, या फिर कोई इस तरह का आपका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, तो फिर आपका दुर्घटना हो सकती है। लेकिन जब आप हवा में हो, आपके आगे पीछे कुछ नहीं है, तब आपको अपना एरोप्लेन हवा में मेंटेन रखना है, आगे की ओर बढ़ना है और सही दिशा में पहुंचना है। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें जो है एक साथ मिलकर के काम करती हैं। आपको क्या क्या जरूरी होता है? सबसे पहले तो आपको आगे बढ़ना जरूरी होता है। जब आप फ्लूइड में कोई ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं तो उस पर एक ड्रैग भी काम करेगा, एक अपोजिट फोर्स भी काम करेगा। तो वो अपोजिट फोर्स आपको पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा, उसको पार पाते हुए आपको आगे बढ़ना है। दूसरा, कोई भी चीज़ जब हवा में है तो फ्री फॉल की संभावना उसमें होगी, क्योंकि ग्रेविटी काम करेगा। ग्रेविटी तो हवा में भी काम करेगी ही ना। तो उस ग्रेविटी को पार पाने के लिए आपको एक अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऊपर की तरफ भी चाहिए। ऊपर की तरफ नहीं होगा अगर फोर्स, तो फिर क्या होगा? हवाई जहाज नीचे की ओर गिरने लगेगी। तो कोई भी जो हवाई जहाज उड़ता है उसमें 4 प्रकार के फोर्स काम करते हैं, ठीक है। उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हवाई जहाज के बारे में तो जान लें कि आखिर हवाई जहाज होता क्या है। तो आइए हवाई जहाज के पार्ट्स के बारे में देखते हैं कि आखिर हवाई जहाज किस प्रकार का बना होता है। आइए देखते हैं। ये आपका मान लीजिए एक हवाई जहाज है, एक एरोप्लेन है, ठीक है। इसी प्रकार का होता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो यहां पर जो ये पार्ट है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये आपका आगे से कॉकपिट होता है। ये होता है आपका कॉकपिट, जिसमें आपका कॉकपिट में आपके सारे नेविगेशन से जुड़े हुए सारे जो इंस्ट्रूमेंट पैनल होते हैं, जितना भी पार्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए पैनल जो होता है, इंस्ट्रूमेंट पैनल जो होता है, वो होता है जिसमें पायलट बैठता है और अलग अलग कंट्रोल्स को घुमा करके या फिर बटन दबा करके और सब कुछ कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके बाद आगे आके देखते हैं। तो ये जो आप पार्ट देख रहे हो, ये जो बीच वाला पार्ट देख रहे हो, ये एरोप्लेन की जो बॉडी है, ये जो एरोप्लेन की बॉडी है, इसको कहा जाता है फ्यूजलाज। इसको कहा जाता है, ये जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं फ्यूजलाज, ठीक है। ये एरोप्लेन की जो बॉडी होती है जिसमें पैसेंजर बैठते हैं, ठीक है, और बाकी सब काम होता है, ठीक है। जिसमें पैसेंजर बैठने के लिए सीट होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। आप देखते होगे, जब एरोप्लेन के अंदर यदि गए होगे तो आपने देखा होगा, और नहीं भी गए होगे तो भी फिल्मों वगैरह में कहीं ना कहीं से एरोप्लेन का अंदर का सीन तो आप लोगों ने देखा होगा। तो जो बॉडी होती है एरोप्लेन की, उसको हम लोग फ्यूजलाज कहते हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपका यहाँ होता है। एक आगे की ओर आप देखते हैं चक्का लगा होता है, और एक पीछे की ओर देखते हैं विंग के नीचे जो है एक इस साइड चक्का लगा होता है और एक इस साइड चक्का लगा होता है। तो इसको कहते हैं लैंडिंग गियर, जो हवाई जहाज को उड़ने में, पटरी, ये आपका रनवे पर दौड़ने में मदद करता है, ठीक है, टेक ऑफ के टाइम पे। और जब लैंडिंग होती है उस समय भी लैंडिंग गियर जो है वो मदद करता है। सबसे पहले आप देखते होंगे जब लैंड करता है तो इस प्रकार से तिरछा होता हुआ आता है। सबसे पहले पीछे वाला लैंडिंग गियर जो है वो टच करता है, और उसके बाद फिर आगे वाला लैंडिंग गियर टच करता है, और फिर एरोप्लेन आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है। आगे की ओर अब देखते हैं, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एक ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं और एक ये नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, ठीक है। जब आप एरोप्लेन देखते होगे तो आपको साइड में ये जो
ये मान लिया एरोप्लेन का बॉडी या फ्यूजलाज है, तो आप देखते होंगे इस प्रकार से दो विंग होते हैं उसके, ठीक है। और ये जो विंग होते हैं यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, क्योंकि इस विंग में ही जो आप फ्यूल देखते हो, जिसको एयर टरबाइन फ्यूल बोलते हैं, जो कि एरोप्लेन में यूज होता है, ATF बोलते हैं, एयर टरबाइन फ्यूल। वो फ्यूल जो होता है वो इसी विंग में होता है, इसको कहते हैं विंग, ठीक है। ये जो पार्ट है ये विंग है, ये भी आपका विंग है, ठीक है। इसी विंग में आपका ATF होता है, एयर टरबाइन फ्यूल उसको कहते हैं। इसके अलावा ये विंग जो होता है इसका क्रॉस सेक्शन इस प्रकार का होता है कि ये आपको लिफ्ट जनरेट करता है, ठीक है। ये लिफ्ट जनरेट करके और उसके बाद एरोप्लेन को उड़ने में मदद करता है। इसके क्रॉस सेक्शन के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और किस प्रकार से लिफ्ट जनरेट होता है ये भी पढ़ेंगे, फिलहाल हम लोग देख लेते हैं। अब ये विंग जो होता है इसमें भी छोटे छोटे विंग्स लगे होते हैं आगे और पीछे, तो इसको एक्सटेंड किया जाता है किसके द्वारा? ये जो आगे आपको दिख रहा है विंग में, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अलग अलग एरोप्लेन्स में अलग अलग संख्या हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है। तो ये जो है इसको कहा जाता है स्लॉट, इसको कहा जाता है स्लॉट, ठीक है। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं विंग में ये जो बनाया हुआ है ये होता है फ्लैप। ये दो जो बनाए हुए हैं मैंने, इसको कहा जाता है फ्लैप। ये सब किस लिए यूज होता है ये सब मैं बताऊंगा। इसे कहते हैं फ्लैप। और ये जो साइड में आप देख रहे हैं ये भी विंग को एक्सटेंड करने के लिए ही होता है, इसे कहते हैं एलेरॉन, ठीक है। इसे कहा जाता है एलेरॉन। तो विंग के कौन कौन से पार्ट हो गए? सबसे पहले तो पूरा का पूरा विंग हो गया, ठीक है। उसके बाद ये क्रॉस सेक्शन हो गया, क्रॉस सेक्शन को कहा जाता है एरोफॉइल शेप या फिर एयरफॉइल शेप। ये एयरफॉइल शेप में होता है, ठीक है। और इसी के कारण से लिफ्ट जनरेट होता है। वैसे तो पूरा का पूरा एरोप्लेन ही आप देखोगे यदि, तो ये जो पूरा का पूरा एरोप्लेन है इसका शेप जो है वो एरोफॉइल शेप ही है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा एरोप्लेन जो है वो लिफ्ट जनरेट करने का काम करता है। लेकिन सबसे ज्यादा लिफ्ट कौन जनरेट करता है? तो ये विंग जनरेट करता है। अच्छा, अब आप देख रहे हैं एक ये है, एक ये है। विंग के जस्ट नीचे ये लगा हुआ है आपका जेट इंजन, ठीक है, जेट इंजन। लेकिन ये प्योर जेट इंजन नहीं होता है, ये प्योर जेट इंजन नहीं होता है। ये कौन सा इंजन होता है? ये होता है टर्बोफैन। ये होता है आपका टर्बोफैन इंजन, इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है यह भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, इसको टर्बोफैन इंजन क्यों कहा जाता है। अब जब आप एरोप्लेन देखे होंगे तो इस प्रकार से होता है और ऐसे, मतलब आगे से तो इस प्रकार से सीधा होता है और पीछे निकला होता है एक विंग, और भी बड़ा सा पीछे से निकला होता है, ठीक है। और उसमें भी छोटे छोटे दो ऐसे विंग होते हैं। जैसे ये जो है आपका पीछे की तरफ निकला होता है एक विंग टाइप का, ठीक है। और उसमें भी दो छोटे छोटे विंग जो है, एक इस तरफ से और एक उस तरफ से होते हैं, जैसा आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो इसमें एक को कहा जाता है ये जो होते हैं स्टेबलाइजर्स होते हैं, ठीक है। इसमें हॉरिजॉन्टल जो होता है उसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर। और ये जो होता है आपका ऊपर की तरफ निकला हुआ, इसको कहा जाता है वर्टिकल स्टेबलाइजर, वर्टिकल स्टेबलाइजर, ठीक है। अब ये आप देख रहे हैं ये जो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर है इसका भी क्रॉस सेक्शन जो है वो एरोफॉइल शेप ही है, उसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये स्टेबलाइजर के पीछे जो है, हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर के पीछे जो है, जैसा विंग में आप लोगों ने देखा था फ्लैप था, एलेरॉन था, वैसे ही यहाँ पर भी एक पार्ट बना हुआ है जो कि इसको एक्सटेंड करता है। अब इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग एलिवेटर, इसको कहा जाता है एलिवेटर, ठीक है। ये क्या किस काम में आता है? एरोप्लेन अगर सीधा जा रहा है तो उसको पिच डाउन करना है या फिर पिच अप करना है हवा में,
इस प्रकार से जा रहा है एरोप्लेन, इसको पिच अप करना है या फिर पिच डाउन करना है, ठीक है, तब ये आपका जो एलिवेटर है ये काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें जो आप देखते हो वर्टिकल स्टेबलाइजर जो होता है, इसमें भी पीछे आप एक विंग का सेक्शन छोटा सा देख सकते हैं, इसको कहा जाता है रडार, इसको कहा जाता है रडार। ये किस प्रकार का मूवमेंट देता है, तो जब एरोप्लेन मान लिया इस प्रकार से जा रहा सीधा, तो अगर उसको बाया मुड़ना है या फिर उसको दाया मुड़ना है, ठीक है, बाया मुड़ना है या फिर दाया मुड़ना है, तो अगर आप जमीन पर है तब तो आप कार का हैंडल घुमा लेते हो इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से और इधर या फिर इधर घूम जाते हो। लेकिन जब एरोप्लेन सीधा जा रहा है उसको ऐसे घूमना है और ऐसे घूमना है, तब क्या होता है, ये रडार जो होता है इसको हम लोग घुमा देते हैं इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से, और वो हवा को काटता है और एरोप्लेन को बाया या फिर दाया मुड़ने में मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया लगभग हर पार्ट के बारे में, ठीक है। यहाँ पर भी ये दोनों इंजन ही है, जेट इंजन जिसको मैंने बोला था वो इंजन ही है। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं। एक बार फिर से मैं जल्दी जल्दी बता दूं, ये आपका कॉकपिट हो गया, ये आपका फ्यूजलाज हो गया, ये आपका विंग हो गया, विंग के आगे में आपके स्लॉट्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये आपके विंग के आगे में स्लॉट्स लगे हुए हैं, ठीक। उसके बाद विंग के पीछे में जो लगे हुए हैं उसमें दो फ्लैप है, यहाँ पर ये एक एलेरॉन है जो साइड में है, ठीक है, और ये इसका क्रॉस सेक्शन है जो कि एरोफॉइल शेप का है। इधर भी सेम टू सेम वही विंग है। विंग के में ही आपका एटीएफ होता है जिसको एयर टरबाइन फ्यूल कहा जाता है, जिससे एरोप्लेन चलता है, ठीक है। उसके बाद आगे जो पीछे होता है एक वर्टिकल स्टेबलाइजर होता है और एक हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर होता है। वर्टिकल स्टेबलाइजर जो होता है उसके जस्ट पीछे रडार लगा होता है जो कि आपका बाया या दाया मुड़ने में एरोप्लेन को मदद करता है, और ये जो आपका हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर है इसके जस्ट पीछे लगा होता है एलिवेटर जो कि पिच अप या फिर पिच डाउन करने में एरोप्लेन की मदद करता है, ठीक है। अब एलेरोन क्या करता है, एलेरोन जब रोल करना होता है, जब आपको ऊपर भी जाना है और बाएं भी मुड़ना है, या फिर ऊपर भी जाना है दाएं भी मुड़ना है, नीचे भी जाना है बाएं भी मुड़ना है, नीचे भी जाना है दाएं भी मुड़ना है, तो इसको कहा जाता है रोलिंग, इसको कहा जाता है रोलिंग। तो ये रोलिंग करने के लिए आपका एलेरोन का यूज होता है। एक एलेरोन को आप ऊपर की तरफ कर देते हैं और दूसरे विंग का जो एलेरोन है उसको आप नीचे की तरफ कर देते हैं, ठीक है। तो ये हवा को जिस प्रकार से काटता है, एक में लिफ्ट ज्यादा प्रोड्यूस होता है, एक में लिफ्ट कम प्रोड्यूस होता है, और इस कारण से उसको रोलिंग करने में मदद मिलती है, ठीक है। तो ये होते हैं एरोप्लेन के पार्ट्स। अब हम लोग आते हैं और देखते हैं कि एरोप्लेन का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, ठीक है, और उस क्रॉस सेक्शन से क्या इफेक्ट पड़ता है। अब चलिए थोड़ा सा उस पर ध्यान दे लेते हैं। उम्मीद है यहां तक आप लोग पार्ट्स के बारे में समझ गए होंगे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, बेसिक पार्ट। वैसे तो पार्ट्स इसमें इतने ज़्यादा होते हैं लाखों की संख्या में कि हर किसी का नाम नहीं बताया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं जो मेन पार्ट्स होते हैं जो कि यहाँ पर हवाई जहाज को उड़ने में मदद करते हैं उसके बारे में आपको बताने का कोशिश किया हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्रॉस सेक्शन कैसा होता है। ये देखिए, ये आपका विंग का क्रॉस सेक्शन है। ये जो है आपका, ये है विंग का क्रॉस सेक्शन, ठीक है। विंग का क्रॉस सेक्शन का कहने का क्या मतलब होता है, जब आप विंग को देखेंगे, एरोप्लेन का जो विंग है, जैसे ये आपका डस्टर है, ठीक है, तो मान लिया ये आपका बॉडी है और ये विंग है, ये विंग है, ठीक है। तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसे देखेंगे आप, इस प्रकार से जब देखेंगे तो ये जो है वो डस्टर का क्रॉस सेक्शन है। मतलब इस डस्टर का जो क्रॉस सेक्शन होगा वो कैसा होगा, अगर इस साइड से देखेंगे तो आपका स्क्वायर दिखाई देगा। उसी प्रकार से विंग को जब आप देखेंगे तो उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है, जब आप मैथ पढ़े होंगे तो क्रॉस सेक्शन समझते होंगे कि क्रॉस सेक्शन आखिर होता क्या है, ठीक है। जैसे आप जब एक
कोन के बारे में पढ़ते हैं तो उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो आपका राउंड होता है, ठीक है। उसी प्रकार से जब आप एक क्यूब के बारे में पढ़ते हैं तो उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, स्क्वायर होता है। जब आप एक क्यूबॉइड के बारे में पढ़ते हैं तो उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, एक रेक्टेंगल होता है। तो उसी प्रकार से जब विंग के बारे में पढ़ेंगे तो उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो इस प्रकार का शेप होता है उसका, और इस शेप को कहा जाता है एरोफॉयल शेप या फिर एयरफॉयल शेप। इसको एरोफॉयल शेप या फिर एयरफॉयल शेप कहा जाता है। अब इस शेप से क्या असर पड़ता है वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो इसको यदि हम देखें, सॉरी यहां पर ये बनाना ठीक नहीं है, थोड़ा सा और इसको मैं साइड में बना देता हूं। अब आप सबसे पहले समझो कि जब आप एक रोड पर जा रहे हो, अब जब आप जमीन पर हो और एक रोड पर जा रहे हो, तब आप किस डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, आप दो डायमेंशन में मूव कर सकते हो। एक होता है कि आप आगे और पीछे जा सकते हो, या फिर आप बायां और दायां मुड़ सकते हो। यही दो डायमेंशन में आपका जो एक्टिविटी होता है, आपका जो मूवमेंट होता है, यह दो डायमेंशन में होता है। लेकिन जब आप एरोप्लेन में हो, हवा में हो, एरोप्लेन तो हवा में उड़ता है, तो हवा में उसमें 3 डायमेंशन में मूवमेंट हो सकता है। तीसरा डायमेंशन कौन सा होगा, तो ऊपर की ओर और नीचे की ओर। जब उसको अल्टीट्यूड बढ़ाना है, मतलब हाइट बढ़ाना है, तब क्या करेगा, ऊपर की ओर मूवमेंट करेगा, और जब हाइट घटाना है तब वो नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा, नीचे की तरफ गोता लगाएगा। तो तीसरा डायमेंशन भी यहां पर जुड़ जाता है। इसलिए हवाई जहाज का जो मूवमेंट होता है वो 3 डायमेंशनल मूवमेंट होता है। अब इन सब को कंट्रोल करने के लिए आपका अलग अलग फोर्स जो होते हैं वो काम करते हैं, या फिर एक रिजल्टेंट फोर्स होता है जो 2 डायरेक्शंस में अलग अलग फोर्स लगाता है और उस हिसाब से काम करता है, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं विंग के क्रॉस सेक्शन के बारे में, जिसके बारे में मैं बता रहा था कि एरोफॉयल क्रॉस सेक्शन, एरोफॉयल शेप का उसका क्रॉस सेक्शन होता है। यह है आपका एरोफॉयल कहते हैं या फिर एयरफॉयल कहते हैं। पिछली बार मैंने एयरफॉयल बताया था, इस बार एरोफॉयल बता रहा हूं। तो ये जो क्रॉस सेक्शन होता है इसको एरोफॉयल शेप कहते हैं। ये एरोडायनेमिक शेप होता है। और अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो ट्रू एरोडायनेमिक्स है, जो कि हम लोगों ने 2 सेमेस्टर में पढ़ा था, ठीक है। मैं एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हूं, हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स भोपाल से मैंने इंजीनियरिंग की है। तो इस आधार पर मैं आपको ये जानकारियां दे रहा हूं, ठीक है। अब ये जो क्रॉस सेक्शन होता है, जैसे मैंने बताया था कि एरोफॉयल शेप का होता है। अब इस सेक्शन को आप विंग मान लीजिए, यहां पर भी मैं इसको काट देता हूं और ये इस प्रकार का बना देता हूं। तो जब मैं विंग बता रहा था तो मैंने बताया था कि विंग के आगे में भी एक पार्ट लगा होता है, और एक बीच का बॉडी होता है विंग का, और एक पीछे का पार्ट होता है, ठीक है। तो यहां पर ये जो पार्ट मैंने बताया था ये था स्लॉट। ये जो था ये पार्ट, इसको बोला था मैंने विंग, और ये जो पार्ट होता है इसको बताया था मैंने फ्लैप, इसको बताया था फ्लैप। और सबसे साइड में जो लगा हुआ था इसको भी मैंने बताया था, इसको बताया था मैंने एलेरॉन, इसको बताया था मैंने एलेरॉन। और आधुनिक जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें पीछे से ये फ्लिप भी लगा होता है, ठीक है, इस प्रकार से भी निकला होता है। तो खैर उसके बारे में हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे, वो बहुत ज्यादा डीप में जाना पड़ जाएगा उसके लिए। यहाँ पर जो आपका टर्बुलेंस क्रिएट होता है उसको मैनेज करने के लिए ये लगाया जाता है, ठीक है। तो वहां तक हम लोग नहीं जाते हैं, यहां पर आते हैं। अब कोई भी एरोप्लेन है तो उस पर जो काम करता है वो आपका फ्लूइड काम करता है। आगे से क्या होता है, ये स्ट्रीम लाइन हवा का जो ये इस प्रकार से फ्लूइड है जो इससे जाकर के टकरा रहा है, ठीक है। ये देखिए ये हवा है, ठीक है, ये हवा का स्ट्रीम लाइन पाथ है जो कि इससे टकरा करके किस प्रकार से डिफ्लेक्ट हो रहा है, इस पर नजर डालिएगा आप, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रीम लाइन हवा है इसी में विंग मूव कर रहा है, आगे की तरफ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये, ठीक है। तो हवा जो इसको काटती है वो किस प्रकार से मूवमेंट करती है, किस प्रकार से डिफ्लेक्ट होती है, वो आपको जानना यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो स्ट्रीम लाइन हवा होती है वो
आगे की तरफ से यहां से मुड़ जाती है, इसका जो लीडिंग एज होता है इसको कहा जाता है लीडिंग एज। और इसको कहा जाता है आपका, ये जो पीछे वाला पार्ट होता है इसको कहा जाता है ट्रेलिंग एज। तो लीडिंग एज पर आप देख रहे हैं कि हवा जो है, जो पार्ट हवा का, स्ट्रीमलाइन हवा का ऊपर की तरफ से जाता है वो क्या होता है, नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होता है, और नीचे से भी जो जा रहा है वो भी नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है ना, नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। और यहां पर जो आप देखेंगे तो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होने की वजह से ही इसमें ऊपर की तरफ, चूंकि मास को यहां पर कंजर्व करके रखना है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आप लोग पढ़ते हैं m1v1 इज इक्वल टू m2v2। इसको मेंटेन रखने के लिए यहां पर एक फोर्स डेवलप होता है, ठीक है, यहां पर एक फोर्स डेवलप होता है जो कि ऊपर की तरफ डेवलप होता है, ठीक है। उसके अलावा एक और थ्योरी जो बराबर बताई जाती है, बहुत सारे टीचर्स बताते हैं, जो कि एक गलत थ्योरी है, वो ये है कि ये जो हवा के पार्टिकल्स होते हैं, ये जो हवा के पार्टिकल्स होते हैं, जब ऊपर की तरफ से जाते हैं और नीचे की तरफ से जाते हैं तो आगे से पीछे की ओर जाने में सेम टाइम पे उनको यहां पर मिलना होता है, ट्रेलिंग एज पर सेम टाइम पे मिलना होता है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि ऊपर से जो हवा का पार्टिकल जा रहा है उसको ज्यादा दूरी तय करना पड़ रहा है, जबकि नीचे वाला जो पार्टिकल जा रहा है उसको कम दूरी तय करना होता है। ये डिस्टेंस आप देख रहे हो कि ज्यादा है क्योंकि कर्व्ड है ये पार्ट, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये कम है। तो अब यहां पर एक थ्योरी बताई जाती है कि चूंकि ऊपर वाला जो हवा का पार्टिकल है उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है और नीचे वाले को कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, जबकि टाइम सेम t है, तब क्या होगा कि ऊपर वाला जो पार्टिकल है वो ज्यादा रैपिडली मूव करेगा। v1 मतलब कि ऊपर वाले पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वो ज्यादा होगा, जबकि नीचे वाला जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी अगर v2 मान ले तो v2 कम होगा। अब जब आप बर्नौलीज थ्योरम पढ़ते हैं तो वहां पर आप देखते हैं कि जब वेलोसिटी ज्यादा होती है तब प्रेशर वहां पर कम हो जाता है, ठीक है। बर्नौलीज थ्योरम जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार का टनल बनाया जाता है, इस प्रकार का टनल बना करके और बर्नौलीज थ्योरम पढ़ाया जाता है आपको। यहां पर चूंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है, यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है, और यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है। तो जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है वहां पर जो वेलोसिटी होती है वो कम होती है और प्रेशर ज्यादा होता है, जबकि जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है वहां पर वेलोसिटी ज्यादा होती है, वेलोसिटी ज्यादा होती है और प्रेशर कम हो जाता है। वैसा ही सेम टू सेम प्रिंसिपल यहां पर भी काम करता है जैसा थ्योरी में बताया जाता है, और बर्नौलीज थ्योरम जो है वो यहां पर काम करता है। जो वेलोसिटी है ऊपर वाले पार्टिकल की जब वो बढ़ जाती है, ठीक है, वो बढ़ जाती है तो ऊपर में कम लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है और नीचे में हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है, ठीक है, यहां पर हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि हमेशा क्या होता है, मूवमेंट किस डायरेक्शन में होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की डायरेक्शन में मूवमेंट होने के कारण यहां पर एक फोर्स जनरेट होता है जो कि लिफ्ट कहलाता है, और वही लिफ्ट जो है वो एरोप्लेन को ऊपर की तरफ उठा देता है, ठीक है। ये एक थ्योरी होती है, ठीक है। बर्नौलीज प्रिंसिपल यहां पर काम करता है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन इस बारे में कोई फैक्ट नहीं दिया जाता है कि आखिर ये जो आपका एयर का पार्टिकल है उसको सेम टाइम पे यहां पर ट्रेलिंग एज पर पहुंचना क्यों जरूरी है। इस बारे में कोई भी न थ्योरी है, साइंटिफिक थ्योरी है, ना ही कोई इस प्रकार का मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो ये बात ही गलत है, इस कारण से ये थ्योरी गलत साबित हो जाती है। असल में क्या होता है कि ये जो विंड का डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ होता है, इस कारण से यहां पर एक फोर्स जनरेट होता है, और वो फोर्स जो होता है वो इस प्रकार से जनरेट होता है, इस प्रकार से जनरेट होता है, रिजल्टेंट फोर्स इस प्रकार से डेवलप होता है। और इसी के दो पार्ट होते हैं, एक जो पार्ट होता है चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसके दो डायरेक्शंस में मूवमेंट होता है, एक जो पीछे की तरफ होता है उसको ड्रैग कहा जाता है, और जो ऊपर की तरफ जनरेट होता है उसी को लिफ्ट कहा जाता है, ठीक है।
जो पीछे की तरफ जनरेट हुआ वो ड्रैग होता है, वो एरोप्लेन को आगे मूवमेंट करने से रोकता है, और एक ये जो लिफ्ट है वो हवाई जहाज को ऊपर की तरफ उठाने में मदद करता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग यहां पर देखेंगे। ये आपका क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, यहां पर ऊपर की तरफ आपका लिफ्ट काम करेगा, पीछे की तरफ आपका ड्रैग काम करेगा। ठीक है, अब जब मूवमेंट आगे की तरफ हो रहा है, अब इसके नीचे क्या लगा होता है, एक जेट इंजन लगा होता है जिसको कि टर्बोफैन इंजन कहते हैं। ठीक है, जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट होता है उसमें टर्बोफैन इंजन लगा होता है। तो टर्बोफैन इंजन क्या करता है, आगे से हवा को सक करता है और पीछे की तरफ छोड़ता है। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसी सिद्धांत पर आपका बैलून भी उड़ता है, जो गैस वाला बैलून होता है। जब आप उसमें हवा भर दो, या फिर गैस वाला नहीं भी है तो उसमें यदि हवा भर दो और उसको छोड़ दो, तो हवा जितनी तेजी से नीचे की तरफ फ्लो होता है उतना ही तेज बैलून जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो यह जो है आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ वहां भी काम करता है और यहां भी काम करता है। जब इंजन जो है वो हवा पीछे की तरफ मतलब आगे से खींच करके पीछे की तरफ छोड़ता है, तब एरोप्लेन आगे की तरफ बढ़ता है, उससे थ्रस्ट जनरेट होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, एक थ्रस्ट जनरेट होता है जो कि इसको आगे की तरफ बढ़ाता है। इसको कहा जाता है, इसको आगे की तरफ घुमाता है, जिसको कि थ्रस्ट कहते हैं। अब ये जो थ्रस्ट होता है वो इस ड्रैग जो कि इसको आगे बढ़ने से रोक रहा है, ये पीछे की तरफ लग रहा है, तो इसके इक्वल एंड इससे थोड़ा सा ज्यादा जो है आपका थ्रस्ट होना चाहिए। अगर इक्वल और अपोजिट हो जाएगा तब क्या होगा, एयरक्राफ्ट स्टेशनरी रह जाएगा, ना पीछे की तरफ जाएगा ना आगे की तरफ जाएगा। जब इस ड्रैग को पार पा लेगा, इस ड्रैग से ज्यादा थ्रस्ट होगा, तब एरोप्लेन को आगे की तरफ मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, अब ये लिफ्ट जनरेट जो होता है वो किसको काउंटर करता है, तो ये जो लिफ्ट जनरेट होता है वो काउंटर करता है ग्रेविटी को। नीचे की तरफ आपका ग्रेविटी का फोर्स तो काम करेगा ही, एरोप्लेन ऊपर में है, हवा में है, तो उसमें क्या होता है, नीचे की तरफ ग्रेविटी का फोर्स काम करता है। ग्रेविटी तो हर चीज पर लगनी ही लगनी है, अर्थ की ग्रेविटी। तो उस ग्रेविटी को काउंटर करने के लिए जो फोर्स लगता है वो लिफ्ट होता है। यहां पर ये जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, और इसके दो कंपोनेंट होता है, एक होता है ऊपर की तरफ जिसको लिफ्ट कहते हैं, और एक होता है पीछे की तरफ जिसको कि ड्रैग कहते हैं। ये जो ड्रैग होता है वो इंजन के थ्रस्ट को काउंटर करता है, और ये जो लिफ्ट है वो नीचे की तरफ ग्रेविटी को काउंटर करता है। तो ये चार प्रकार के फोर्स यहां पर काम करते हैं। अब इसमें एक और चीज जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्या है आपको बताता हूं मैं। उसको कहा जाता है एंगल ऑफ अटैक। इसको कहा जाता है एंगल ऑफ अटैक। अब याद आ रहा है, मेरे जो प्रोफेसर थे वो बंगाली थे, तो वो कहते थे हमेशा एंगल ऑफ अटैक। वो अटैक नहीं बोलते थे, अटैक बोलते थे। ठीक है, तो वो मुझे याद आ रहा है। अब ये जो क्रॉस सेक्शन होता है, ये जो क्रॉस सेक्शन होता है, इसमें आप देखोगे कि बीच में एक लाइन होती है, लीडिंग एज से ट्रेलिंग एज तक ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, और इस लाइन को कहा जाता है कॉर्ड लाइन। कॉर्ड लाइन, ये जो एरोफॉइल शेप है इसको कहा जाता है कॉर्ड, कहा जाता है विंग का कॉर्ड कहा जाता है। ठीक है, और बीचों बीच जो लाइन होती है स्ट्रेट लाइन, इसको कहा जाता है कॉर्ड लाइन। ठीक है, अब ये जो कॉर्ड लाइन है, अब चूंकि आपका जो ये जो होता है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये है आपका कॉर्ड लाइन। ठीक है, यहां पर बताना ठीक नहीं है, चूंकि इसका
जो सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं यहाँ पर होता है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो ये जो है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये आपका कॉर्ड लाइन है। तो ये इस प्रकार से होता है, ये कॉर्ड लाइन होता है और ये आपका जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, और इसके बीच में जो एंगल बनता है इसको कहा जाता है एंगल ऑफ अटैक। ये समझना बहुत आसान है, आपको थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर लग रहा होगा। एंगल ऑफ अटैक और कुछ नहीं है, जब आप एक विंग को देखोगे, ये जो विंग होता है, विंग को देखोगे तो हमेशा वो विंग जो होता है हल्का टिल्टेड लगा होता है, हल्का टिल्टेड लगा होता है। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया और ये आपका कॉर्ड लाइन हो गया विंग का। तो ये दोनों के बीच में जो एंगल बना, ये जो एंगल बना, इसी को कहा जाता है एंगल ऑफ अटैक। और ये एंगल ऑफ अटैक से क्या होता है, ये एंगल ऑफ अटैक जो होता है, इसी के कारण जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो इस डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ये जो आपका रिजल्टेंट फोर्स होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, कॉर्ड लाइन से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये रिजल्टेंट फोर्स होता है। और इसी रिजल्टेंट फोर्स के कारण, जो मैंने यहाँ पर बताया था, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इसी के कारण ऊपर की तरफ लिफ्ट लगता है, पीछे की तरफ ड्रैग लगता है। ठीक है, और ये आपका हो गया, ये आपका यहाँ पर कॉर्ड लाइन हो गया और ये जो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। ये जो आपका बना इसी को कहा जाता है एंगल ऑफ अटैक। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे फोर्स यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, और ये जो लिफ्ट जनरेट होता है इसी के कारण से हवाई जहाज ऊपर की तरफ उठता है। आप साधारण सा वो एग्जाम्पल ले लो, आप किसी हाई स्पीड उसमें जा रहे हो, रेल में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, तब भी सुपर फास्ट ट्रेन है कोई, उससे आप अपना हाथ निकालो। ठीक है, उसकी खिड़की से अपना हाथ निकाल करके और ऐसे रखो, जैसे ही हवा आपके हाथ को काटेगी ना, तो अगर आप स्ट्रेट रखते हो तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप हल्का सा टिल्ट कर देते हो तो क्या होता है, आपको एक लिफ्ट ऊपर की तरफ लगता है, जैसे आपका हाथ जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। और जब आप ऐसे करोगे ना तो इस प्रकार का लहर का अनुभव आपको होगा, आप करके देखना। या फिर अगर आप तेज कार में भी जा रहे हो रोड पर, तब भी आप खिड़की से निकाल करके देख लेना, जब आप स्ट्रेट रखोगे तो एकदम हवा को सीधा काटता हुआ ही जाएगा, लेकिन जैसे ही आप हल्का सा टिल्ट करते हो वैसे ही आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ एक फोर्स का अनुभव होगा। यही फोर्स जो होता है वो लिफ्ट कहलाता है और यही एरोप्लेन को उड़ने में मदद करता है। और ये जो आपने हाथ को हल्का टिल्ट किया, यही जो है आपका हॉरिजॉन्टल के साथ, यही आपका एंगल ऑफ अटैक है, जो कि लिफ्ट जनरेट करने में मदद करता है। तो लिफ्ट जनरेशन के लिए यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया, सबसे पहला इंपॉर्टेंट हो गया आपका एरोफॉइल शेप जो है वो इंपॉर्टेंट हो गया, दूसरा हो गया आपका एंगल ऑफ अटैक एंगल ऑफ अटैक इंपॉर्टेंट हो गया, और तीसरा हो गया इसका एक्सटेंशन। इसके एक्सटेंशन के बारे में अब हम लोग देखने वाले हैं कि इसके एक्सटेंशन से क्या इफेक्ट होता है। अब आप जो देख रहे हैं यहां पर, जितना ज्यादा ये शेप जो होगा, मैंने जैसा बताया था आपको कि किस प्रकार से लिफ्ट जनरेट होता है, मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से लिफ्ट जनरेट होता है। तो ये जितना ज्यादा, ये जो हवा है इसको जितना ज्यादा नीचे की तरफ धकेलेगा, जितना ज्यादा इसको नीचे की तरफ धकेलेगा, उतना ही ज्यादा इसको लिफ्ट मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, जब हमको ज्यादा लिफ्ट की जरूरत होती है, एरोप्लेन को ऊपर की तरफ उठाना है, तब हम क्या करते हैं, ये जो पीछे फ्लैप दिया हुआ है, ये जो पीछे फ्लैप दिए होते हैं विंग के पीछे, ये जो फ्लैप होते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, डाउन कर देते हैं। जब यदि आप एरोप्लेन में गए होगे और विंडो सीट पर बैठे होगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस फ्लैप को डाउन किया जाता है। ठीक है, ताकि इसका जो शेप है वो और ज्यादा बढ़ जाए और ये हवा को और नीचे की तरफ धकेले। जितना नीचे की तरफ धकेलेगा उतना ज्यादा लिफ्ट जनरेशन में मदद होगा। तो ये पीछे का जो पार्ट होता है वो फ्लैप कहलाता है और ये फ्लैप को अप और डाउन किया जाता है। उसी प्रकार से आगे की तरफ ये जो स्लॉट लगा होता है इसको भी हम लोग डाउन कर देते हैं। जब हमको लिफ्ट ज्यादा जरूरत होती है तब इसको डाउन कर देते हैं, और डाउन करने से इसका जो कर्वेचर होता है, इसका जो कर्व
टर्ब होता है वो बड़ा हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है, और इससे जो है मतलब जो हवा होती है वो ज़्यादा नीचे की तरफ जाती है और ज़्यादा लिफ्ट जनरेट होता है। ठीक है, अब बात आती है कि जैसा आपके प्रिय खान सर ने बताया था कि पीछे से मतलब आगे से हवा को पीछे की तरफ सक करती है, पीछे छोड़ देती है और उसी से एरोप्लेन उड़ जाता है। तो अब आपने ये समझा होगा कि ऐसा नहीं होता है। उससे क्या होता है, जो खान सर बता रहे थे वो भी गलत नहीं है, वो न्यूटन्स थर्ड लॉ काम करता है। और ये जो इंजन है, मान लिया, एक मिनट, इस प्रकार का इंजन का शेप होता है। तो मान लिया ये जो है हवा को आगे की तरफ से सक कर रहा है और पीछे की तरफ इसको छोड़ रहा है। तो इससे क्या होता है, एक थ्रस्ट जनरेट होता है, क्योंकि पीछे की तरफ छोड़ रहा है तो एक थ्रस्ट जनरेट होता है। ठीक है, जो कि इसको आगे बढ़ने में मदद करता है। अब एरोप्लेन को आगे बढ़ने में मदद करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसको ऊपर भी उठा सकता है। ठीक है, एरोप्लेन को ऊपर उठने के लिए लिफ्ट की जरूरत होती है, जो कि उसके शेप से उसको लिफ्ट मिलता है। और किस प्रकार से मिलता है ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आप समझे होंगे, उम्मीद है। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास वो डिजिटल वो क्या कहते हैं बोर्ड नहीं है, तो मैं आपको फोटो वगैरह बना करके वो 2 डायमेंशनल फोटो में ही समझा सकता हूँ, 3 डायमेंशनल फोटो में नहीं समझा सकता हूँ। तो जितना मुझसे हो पाया है कोशिश किया हूँ आपको समझाने की। ठीक है, जो टेक्निकल टर्म्स है उसको भी मैंने कोशिश की है कि आपको आसान भाषा में समझा सकूँ। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं जेट इंजन के बारे में। जेट इंजन जो होता है वो 3 तरह का होता है। ठीक है, जो आपका ओरिजिनल जेट इंजन होता है, जो प्योर जेट इंजन होता है, वो यूज होता है आपका फाइटर एयरक्राफ्ट्स में यूज होता है। ठीक है, उसमें इतना ज़्यादा पावर जनरेट होता है, इतना ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट होता है कि कमर्शियल एयरक्राफ्ट में उसको यूज नहीं किया सकता है। जनरली हाइपरसोनिक स्पीड होती है उसकी 5 मैक से ज़्यादा होती है, मतलब हवा की गति से 5 गुना गति से वो ट्रैवल करता है, आगे की तरफ थ्रस्ट जनरेट करता है। तो उतना संभाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और उसमें जो एरोप्लेन की गति ज़्यादा होने के कारण उसके विंग में जो टर्बुलेंस जनरेट होता है उसको भी संभाल पाना बहुत मुश्किल है। उससे जो साउंड जनरेट होता है सुपरसोनिक साउंड होता है, और इस कारण से उसको भी जो है संभाल पाना मुश्किल होता है। कॉनकॉर्ड एक एयरक्राफ्ट था जिसमें कि जेट इंजन का यूज किया गया था, उसकी गति तो 5 मैक से ज़्यादा थी, लेकिन जब वो लैंड किया जब वो लैंड कर रहा था एरोप्लेन पर, रनवे पर जब वो लैंड किया, तब आसपास की जितनी बिल्डिंगें थी सबका शीशा वगैरह फूट गया उस सुपरसोनिक साउंड के कारण। तो इस प्रकार से कॉनकॉर्ड को रिजेक्ट कर दिया गया और कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट के रूप में उसका इस्तेमाल बंद हो गया। ठीक है, तो कॉनकॉर्ड जब नहीं चल पाया तो जेट इंजन जो है उसमें क्या किया गया, एक और इम्प्रूवमेंट किया गया, और उसमें आगे जो है एक बड़ा सा फैन लगा दिया गया, जिसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको। वैसे डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल में आपको न जानना जरूरी है और न पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो टर्बो फैन इंजन जो होता है वो यूज होता है आपका किसमें, कमर्शियल एयरक्राफ्ट में, जो कि आप देखते हो जिसमें आप लोग उड़ते हो, सीधी सी बात है। तो टर्बो जेट इंजन जो होता है वो आपका फाइटर जेट्स में यूज होता है, क्योंकि वहाँ पर गति ज़्यादा चाहिए होती है, वहाँ पर पैसेंजर को कैरी नहीं करना है। ठीक है, और कमर्शियल एयरक्राफ्ट जो होता है उसमें टर्बो फैन इंजन यूज होता है। और एक और टाइप का जेट इंजन होता है जिसको कहा जाता है टर्बो साफ्ट इंजन, और वो टर्बो साफ्ट इंजन जो होता है वो हेलीकॉप्टर में यूज होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे आपके इस प्रकार से लगे होते हैं, चक्के लगे होते हैं। ये आपका मान लेते हैं फैन। ठीक है, ये बड़ा बड़ा फैन लगा होता है, आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगा उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर ये जो होता है एक शाफ्ट से जुड़ा होता है। ठीक है, ये एक शाफ्ट से जुड़ा होता है, और पीछे जो है इसी में टरबाइन होती है। ठीक, और बीच में जो होते हैं छोटे छोटे आपके इसी प्रकार के
वो लगे होते हैं। जैसे आटा चक्की में आप लोगों ने फ़ैन देखा होगा, या फिर जनरेटर जो होता है उसमें भी आप लोगों ने फ़ैन देखा होगा, जो फ़ैन नचता रहता है, तो उसी प्रकार का यहाँ पर भी फ़ैन लगा होता है। तो आगे का जो फ़ैन होता है वो क्या होता है, जनरली नचाया जाता है APU से या फिर GPU से। जब ग्राउंड पर होता है तो उसमें ग्राउंड पावर यूनिट कहते हैं GPU, उसके थ्रू जो है फ़ैन को नचाया जाता है, ठीक है। और फैन जब नचता है तो उसका शेप इस प्रकार का होता है कि वो एयर को कंप्रेस करके पीछे की तरफ फेंकता है, और पीछे की तरफ जब कंप्रेस करके फेंकता है तो उससे जो है ये छोटे छोटे जो ब्लेड्स लगे होते हैं वो भी नचते हैं, और एयर को इतना ज़्यादा कंप्रेस करके भेजता है, जितना ज़्यादा कंप्रेस करेगा। और इसका शेप भी देख रहे हो कि आगे की तरफ जो क्रॉस सेक्शन है वो बड़ा है और पीछे की तरफ क्रॉस सेक्शन छोटा होता जा रहा है बीच में। तो ये क्या होता है, एक तो एयर जो है वो कंप्रेस्ड है, ऊपर से उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है इस क्रॉस सेक्शन के कारण, और इससे जो है ये बहुत तेजी से नचना शुरू कर देता है। फिर यहाँ पर जो होता है आपका कंबसन चैम्बर होता है, जिसमें फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है। कंबसन चैम्बर में फ्यूल इंजेक्ट करने पर वो बर्न होता है फ्यूल, ठीक है, और उसके बाद हवा के साथ मिलता है, और हवा के साथ मिलकर के बहुत तेज गति से पीछे की तरफ जाता है, ठीक है। और ये जो होता है आपका फैन का केसिंग होता है, इस प्रकार का आपका केसिंग होता है। कुछ जो एयर होता है वो इस केसिंग के थ्रू डायरेक्ट निकल जाता है, जो कि आपका कंबसन प्रोसेस से नहीं गुजरता है, ठीक है। तो ये ऐसे ही निकल जाता है, और ये भी जो है आपका थ्रस्ट जनरेट करता है, क्योंकि हवा जितनी तेजी से पीछे की तरफ जाती है उतनी तेजी से एरोप्लेन आगे की तरफ जाता है। तो सबसे पहला तो ये हो गया, एक ये जो कोल्ड एयर स्ट्रीम है वो भी पीछे की तरफ जा करके आगे की तरफ थ्रस्ट जनरेट करती है, और दूसरा हॉट एयर स्ट्रीम जो होता है वो भी पीछे की तरफ जा करके और एयर जनरेट वो आपका थ्रस्ट जनरेट करता है। तो इसमें क्या होता है, जेट इंजन में मैंने आपको जैसा बताया कि आगे फैंस लगे होते हैं, फैंस को आपका नचाया जाता है किसके थ्रू, GPU के थ्रू ग्राउंड पर, और APU यानी कि ऑक्सिलरी पावर यूनिट के थ्रू आपका एयर में नचाया जाता है, ठीक है। अब वो फैन जो नाचते हैं तो वो एयर को कंप्रेस करके पीछे की तरफ फेंकते हैं, पीछे की तरफ फेंकते हैं, तो आपका छोटा वाला जो ब्लेड का सिस्टम लगा होता है, ठीक है, वो नचता है, और फिर जो है हवा वहां से और ज़्यादा कंप्रेस होकर के कंबसन चैम्बर में जाती है। कंबसन चैम्बर में वहां पर फ्यूल इंजेक्टर होते हैं, फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है, और फिर वहां पर फ्यूल के साथ एयर मिक्स होता है, फिर बर्न होता है वहां से, और बर्न होने के बाद बहुत तेजी से पीछे की तरफ वो जाता है, ठीक है, पीछे की तरफ जाता है। तो यहाँ पर टर्बाइन्स लगे होते हैं, और वो टर्बाइन को नचा देता है, ठीक है। अब टर्बाइन जब नाचना शुरू करते हो तो यही टर्बाइन जो है सेम शाफ्ट जो टर्बाइन का होता है वही शाफ्ट जो होता है वो फैन का भी होता है, और टरबाइन जितनी जोर से नचती है उतनी ही जोर से फिर फैन नचता है, और इस प्रकार से फ्यूल बहुत कम लगता है, ठीक है। और आपका फैन जितनी तेजी से नचता है उतनी तेजी से सारा जो पीछे का फैन है वो नचना शुरू कर देता है, पीछे का जो आपका ओरिजिनल फैन है, ठीक है, छोटा छोटा जो फैन लगा होता है। तो ये तीन तरह से काम करता है, ठीक है। इसको विशेष डिटेल में पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, सीधा सा बात समझो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। विशेष डिटेल में जाएंगे तो आपको वो पढ़ना भी नहीं है, समझने की भी जरूरत नहीं है, और ये मैंने 2 सेमेस्टर में पढ़ा है, तो एक क्लास में और 10-15 मिनट के क्लास में ये समझाना भी उचित नहीं होगा, ठीक है। तो आगे जो लगा होता है इसको कहते हैं फैन, ठीक है। ये जो होता है इसको ब्लेड कह सकते हो, N1 N2 N3 करके ये होता है, ठीक है, ब्लेड्स कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद बीच में ये जो होता है चैम्बर होता है, इसी में आपके फ्यूल इंजेक्टर्स भी होते हैं, जो कि मैं आपको एक फोटो बना करके दिखा दूंगा, ठीक है। और पीछे जो होता है आपका टरबाइन लगा होता है, ठीक है। पीछे आपका बहुत सारा चीज होता है, रिवर्स थ्रस्ट के लिए भी आपका यूज होता है। पीछे जो केसिंग होती है उसको भी खोल करके रिवर्स थ्रस्ट प्रोड्यूस किया जाता है। जब एयरक्राफ्ट लैंड करता है उस समय क्या होता है, उसकी गति को धीमा करने की जरूरत होती है, और उस समय थ्रस्ट रिवर्सल जो इसके पीछे लगा होता है इंजन के पीछे, उसका भी यूज किया जाता है। एक स्लैट होता है उसका भी यूज किया जाता है, और लिफ्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो होता है लिफ्ट जो आपका ये विंग होता है उसके ऊपर भी बहुत सारे पार्ट्स लगे होते हैं, स्पॉयलर्स लगे होते हैं जो कि लिफ्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं, और
आगे की तरफ बढ़ रहे एयरक्राफ्ट को रोकने का काम करते हैं, ड्रैग जनरेट करते हैं, टर्बुलेंस जनरेट करते हैं। तो बहुत सारा फंक्शन होता है जो कि समझाने का है। ये 30 मिनट के क्लास में पूरा समझाना उचित नहीं होगा और संभव भी नहीं है, क्योंकि जो एरोडायनेमिक्स है वो हमने 2 सेमेस्टर में पढ़ा था, जेट इंजन भी हम लोगों ने 2 सेमेस्टर में पढ़ा था, तब जाकर के डीजीसीए का लाइसेंस लिया था। ये हलवा नहीं है कि आप आए समझाए और चल दिए, ठीक है। तो यदि इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया होगा और यदि रिस्पांस आप लोग अच्छा देते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में, और डिमांड यदि होती है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जेट इंजन का फंक्शन भी बहुत अच्छे से समझा दूंगा। वैसे उम्मीद है कि अभी तक जो मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा, और इतना तो जरूर समझ गए होंगे कि केवल शक करने और पीछे छोड़ देने से एरोप्लेन फ्लाई नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, और अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, लेकिन फिर भी आप जरूर जितनी भी सावधानियां हैं वो जरूर बरतेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।